प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो किसी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वह किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम हो। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन हम आज हल करने वाले हैं वो दर्पण से संबंधित है और उन प्रश्नों में लगभग क्वेश्चन प्रतिबिंब से संबंधित होते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है और उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर होगा। तो वहाँ हम क्या देखते हैं, कई बार हमें सूत्र याद नहीं होता, जैसे कि दर्पण का सूत्र जो है, दर्पण से संबंधित हम प्रश्न कर रहे हैं और वहाँ पे हमें अगर ये सूत्र याद नहीं है तो हम उस क्वेश्चन को क्विट कर जाते हैं, यानी कि वहाँ क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें सूत्र याद नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होता है, अगर हमें कुछ ट्रिक का पता हो तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यानी आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी ट्रिक के बारे में कि आप बिना किसी सूत्र की सहायता से ही इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिसमें आपको प्रतिबिंब की स्थिति का बताना हो और वस्तु की स्थिति वहाँ पे दी हुई हो। यानी आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि वस्तु की स्थिति आपको दी गई और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आपको ऑप्शन जो मिलते हैं और वहाँ पे आप हल कर सकते हो उनको, इस सूत्र के बगैर ही उनको हल कर सकते हो। बाद में हम इस सूत्र की सहायता से भी हल करने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन जो सूत्र की सहायता से हल हो सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी हल करने की कोशिश करेंगे जो बिना किसी सूत्र की सहायता से हल किए जा सकते हैं। यानी आज हम ऐसे ट्रिक के बारे में जिक्र करेंगे जिसमें हम आसानी से प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए, तो उसको हल करने से पहले हमें दर्पण पता होना चाहिए कि दर्पण जो है क्या होता है। दर्पण एक पृष्ठ होता है जो परावर्तन करता है और यहाँ पे जब गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी अवतल दर्पण के बारे में। यानी अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती है और उनकी स्थितियों के प्रतिबिंब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अवतल दर्पण में पता होना चाहिए कि दर्पण का जो अवतल दर्पण क्या होता है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ अंदर की तरफ दसा हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो साइड है, ये जो उभरी हुई है, यहाँ पे पॉलिश वाली साइड है और इसकी दूसरी तरफ जो परावर्तक पृष्ठ है जो चमकीली साइड होती है वो अंदर की तरफ दसी हुई है। तो इस तरह के दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। फिर वहाँ पे हमें इनकी स्थिति के बारे में बता दो। अवतल दर्पण का जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, उसका जो बीच का बिंदु होता है उसको हम पी से लिखते हैं और वो उसका नाम होता है पोल, या इंग्लिश में इसको पोल लिखते हैं और हिंदी में नाम होता है ध्रुव। और वहाँ पे उसकी 0 पोजीशन मानी जाती है। यहाँ उसके बाद हम ये जो बिंदु आता है जहाँ मैं लिखता हूँ इसको एफ यानी कि मुख्य फोकस, और यहाँ पे इसका बिंदु आता है सी यानी कि वक्रता केंद्र। सी को लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और एफ जो होता है मुख्य फोकस यानी कि फोकस होता है। इंग्लिश में इसको फोकस बोलते हैं, हिंदी में इसको फोकस बोलते हैं। और यहाँ ये जो लाइन हम ड्रा करते हैं जो कि काल्पनिक रेखा होती है एक, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है वो कहाँ से आती है, अनंत से आती है। यानी यहाँ पे जो टोटल स्थितियाँ होगी इसमें वह होगी एक ऐसी स्थिति जो अनंत है, यानी कि हम इसको मान रहे कि मुख्य अक्ष के अनंत बिंदु पर, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम पहले में उन 6 स्थितियों का पता होना चाहिए जिसके प्रतिबिंब के बारे में हमें जिक्र करना है। तो पहली स्थिति कौन सी है, अनंत। इसको मैं पहला नंबर दे रहा हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ 1। यहाँ पे दूसरी स्थिति यानी कि सी से परे। इसका अर्थ होता है ये जो बिंदु सी है जिसका वक्रता केंद्र है उससे आगे होनी चाहिए वस्तु, चाहे वो कितनी दूर, चाहे वो 1 सेंटीमीटर दूर है, चाहे वो 50 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि सी से दूर होनी चाहिए अनंत की तरफ। यानी तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सी से परे। यानी दूसरी स्थिति का कौन सी है, यहाँ पर आती है दूसरी स्थिति सी से परे। उसके बाद वस्तु का जो, अब ये सारी जो स्थिति है यहाँ से लेकर के इससे आगे की जो जितनी भी स्थिति है उसको हम क्या बोलते हैं, सी से परे। अब आती है सी पर, यानी तीसरी स्थिति कौन सी होती है, जब वस्तु इसके बिल्कुल वक्रता केंद्र के ऊपर होती है तब उसको बोलते हैं सी पर। और जब अगली चौथी स्थिति होती है सी व एफ के बीच में, यानी सी व एफ के बीच में, चौथी स्थिति जो है सी व एफ के बीच में। और 5वीं जो स्थिति है वो एफ के ऊपर, जब वस्तु कहाँ पे हो, एफ पर हो। और 6ठी स्थिति है पी व एफ के बीच में, यानी ये बिंदु और इस बिंदु के बीच में 6ठी स्थिति। एक स्थिति हम अपनी तरफ से ले लेते हैं
जीरो स्थिति, यानी कि यहाँ पे। अब जीरो क्यों लिया हमने? जीरो का यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे स्थिति नहीं है, वस्तु को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि परावर्तन किसको करना है? इस पृष्ठ को करना है। ये पृष्ठ परावर्तन करता ही नहीं, तो यानी ये वस्तु की स्थिति क्या जीरो स्थिति है, क्योंकि ये समझ लीजिए यहाँ पे हम वस्तु को नहीं रख सकते। यानी वस्तु कितनी पोजीशन पे है? 6 ही पोजीशन पे। इस स्थिति में पोजीशन पे, यानी इस स्थिति पर वस्तु नहीं है। अब जो असली चीज़ है कि इनके प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे। जो इसका हाईएस्ट अंक है, यानी कि 6 सबसे बड़ा अंक है, सबसे छोटा क्या है? 0 है। इन दोनों का जोड़ कितना हुआ? 6 + 0 कितना हुआ? 6। तो हमें इनके नीचे वो अंक रखना है जिनका जोड़ 6 होता हो। यानी 1 के नीचे क्या रखूँगा मैं? 5, ताकि इसका जोड़ कितना आ जाए? 6। 2 के नीचे क्या रखूँगा? 4 रखूँगा। 3 के नीचे क्या रखूँगा मैं? 3 ही रखूँगा। और 4 के नीचे 2 रखूँगा। 5 के नीचे 1 और 6 के नीचे क्या रखूँगा? 0। तो हमारे पास टोटल जो स्थितियाँ, यानी कि ये जो स्थिति है वो किसकी स्थिति है? प्रतिबिंब की स्थिति है। यानी हमें क्या करना है? टोटल जो है इनका टोटल 6 करना है। टोटल जोड़ इनका कितना बनाना है? 6 बनाना है। यानी कि 1 के नीचे 5 होगा 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 2 6, 5 1 6 और 6 0 6। अब हमारा लगभग काम हो चुका है। यानी इसका अर्थ देखिए क्या है? जब स्थिति पहली स्थिति होगी उसका प्रतिबिंब 5वीं स्थिति पर बनेगा। यानी कि अनंत जो होगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 5वीं स्थिति पर। यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 5वीं स्थिति पर, यानी कि F पर बनेगा। जब वस्तु दूसरी पोजीशन में, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चौथी पोजीशन पे। यानी कि जब C से परे होगी तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा C व F के बीच में, चौथी पोजीशन पे। जब वस्तु C पर है, यानी कि तीसरी पोजीशन पर है, तब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तीसरी पोजीशन पे। जब वस्तु C व F के बीच में, कौन से नंबर है? 4 नंबर है। 4 नंबर का जो है प्रतिबिंब बनेगा दूसरे नंबर पे, यानी इसके सामने 2, दूसरी स्थिति पे। जब वस्तु F पर है, यानी कि 5वीं स्थिति पर है, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा पहली स्थिति पर, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे। और जब वस्तु P व F के बीच में है तब प्रतिबिंब बनेगा 0 पोजीशन पे। और 0 का अर्थ क्या आता है? यहाँ पे 0 का अर्थ है यहाँ पे वस्तु नहीं रखी जाती है, लेकिन इस स्थिति का नाम होता है दर्पण के पीछे। इसको लिखता हूँ मैं दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे को वस्तु नहीं रखते, लेकिन प्रतिबिंब तो बन सकता है ना। तो इसलिए 6 का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? 0 पोजीशन पर बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे। कुछ नहीं करना है हमें, पोजीशन को याद रखना है। पोजीशन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6, और उनके नीचे वो अंक रखना है जिनका जोड़ कितना आ जाए? टोटल 6 हो जाए। यानी 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 2 6, 5 और 1 6 और 6 और 0 6। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि वस्तु की स्थिति अगर कहीं पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये जो स्थितियाँ हैं वो 5 4 3 2 1, ये क्या है? किसको दर्शा रही है? प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शा रही है। अब क्वेश्चन में केवल प्रतिबिंब की स्थिति थोड़ी आती है, उसमें पूछा जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो हम डिस्कस करते हैं पहले छोटा या बड़ा। प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए ऊपर का जो डिजिट है, यानी ये जो अंक है, अगर ये छोटा है नीचे वाले से तो प्रतिबिंब होगा छोटा। अगर ये डिजिट बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा। अगर ये डिजिट बराबर है तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के समान बनेगा। जब देखिए इसमें देखिए, एक जो है छोटा होता है 5 से, तो क्या बनेगा? छोटा। 2 4 से छोटा है, इसलिए क्या बनेगा? छोटा। 3 और 3 क्या है? बराबर, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बराबर बनेगा। 4 बड़ा है 2 से, तो क्या आंसर होगा इसका? प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। 5 1 से बड़ा, तो यानी कि बड़ा बनेगा। और 6 पर भी, 6 भी क्या 0 से क्या होता है? तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है, अगर जो वस्तु की स्थिति का जो अंक है अगर वो नीचे, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति के अंक से बड़ा है तो प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा। यानी जो है ये वस्तु 1 छोटा है तो छोटा बनेगा, 2 4 से छोटा है तो छोटा बनेगा, 3 और 3 बराबर है तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? समान आकार होगा। 4 2 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा, 5 1 से छोटा, 5 जो है 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा, 6 और 0 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो यहाँ पे हल हो गया हमारे पास 2 चीज़ें, स्थिति का हमें पता लग गया, दूसरा छोटा बड़ा का पता लग गया, तीसरा है हमारे पास वास्तविक और आभासी। अब इन अंकों को देखिए, 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 5/1। इन स्थितियों को हम देखते हैं तो 1/5 क्या होता है? एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, हम उसको भाग कर सकते हैं, 0.2 आंसर आता है।
2 को 4 से भाग कर सकते हैं हम, 0.5 आंसर आता है। 3 को 3 से भाग कर सकते हैं हम, तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। 4 को 2 से भाग कर सकते हैं तो 2 आंसर आएगा। 5 को 1 से भाग कर सकते हैं, 5 जो है आंसर आएगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये सारी जो संख्याओं का जब भाग करते हैं तो हमारे पास वास्तविक संख्याएँ आती है। क्या आती है? वास्तविक। यानी इन स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये समस्या भी हल हो जाती है हमारी कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या उल्टा होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा। उसके बाद आता है, अब इस स्थिति को देखिए, 6/0 कितना होता है? कहते हैं अनंत होता है। यानी या मैं बोल सकता हूँ कि अनडिफाइंड है। क्या ये? अनडिफाइंड। या बोल सकता हूँ अपरिभाषित है। क्या ये? अपरिभाषित है। यानी ये वास्तविक नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा? कैसा प्रतिबिंब होगा? यहाँ पे इस स्थिति का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। यानी हम इस तरह से बिना किसी इसको याद किए हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा। हमें क्या करना? केवल पोजीशन का नंबर याद रखना है, उसके नीचे वो अंक रखना है जिसकी वजह से उनका जोड़ जो है क्या हो जाए? 6 हो जाए। और यहाँ पे 0 की पोजीशन को भी मत भूलना कि यहाँ पे 0 की पोजीशन भी यहाँ पे रखनी है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। अब हमने अगर ये हमें याद अच्छी तरीके से, तो हम उन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकते हैं जिनमें हमसे पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा अगर वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर है अवतल दर्पण से, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई हमें, वस्तु की स्थिति दी हुई हो, और हमें पूछा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं अगर हमें इनकी पोजीशन याद हो और इनके प्रतिबिंब की पोजीशन याद हो। अगर हमें ऐसा कुछ याद है तो हम आसानी से उनको आंसर कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हल कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम हल करने के एक बार प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? और हमें 4 ऑप्शन दिए, 12 सेंटीमीटर दूर, 35 सेंटीमीटर दूर, और 22.5 सेंटीमीटर दूर और 40 सेंटीमीटर दूर। अब यहाँ से हमें क्या देखना? देखिए, आपको एक रिलेशन याद करना है कि जो वक्रता केंद्र होता है, यानी कि हम बात करें फोकस दूरी होती है P से लेकर के F तक की दूरी कितनी होती है? वो 15 सेंटीमीटर। और वहाँ से फिर 15 सेंटीमीटर दूर क्या होता है? C, यानी कि टोटल कितना हुआ? 30 पे। यानी अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के मामले में तो हमारे पास 15 होगा, जो F जो मिलेगा हमें 15 सेंटीमीटर दूरी पे मिलेगा, और C मिलेगा हमें 30 सेंटीमीटर दूरी पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन हमारा वह दिया गया है कि जब वस्तु 15 सेंटीमीटर पे, यानी फोकस दूरी 15 पे है, तो C कहाँ पे है? उसका 30 पे। और वस्तु कहाँ पे है? 45 सेंटीमीटर, यानी 45 कहाँ? यहाँ से आगे मिलेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे हुई? प्रतिबिंब की स्थिति हुई C से परे। यहाँ पे हमें किसी प्रकार के सूत्र की आवश्यकता नहीं है, हमें बगैर सूत्र यहाँ पे हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो वस्तु की स्थिति है वो क्या? C से परे है। और जब वस्तु C से परे होती है तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा 4th पोजीशन पे, यानी C व F के बीच में बनेगा। तो C व F के बीच में, और जो C व F के बीच की जो वैल्यू क्या होगी? 15 से लेकर 30 के बीच में होगी। और हमारे पास इन ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 15 से 30 के बीच में एक ही वैल्यू हो, कौन सी है? 22.5। तो हमारा आंसर होगा 22.5 सेंटीमीटर दूर, वास्तविक का उल्टा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमें किसी प्रकार के सूत्र की आवश्यकता नहीं है, यानी हम बगैर सूत्र भी कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन जो है यहाँ से रिमूव करके कुछ इसमें बदलाव करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 22.5 सेंटीमीटर दूर, ऑप्शन सेम आता है, लेकिन यहाँ पे आभासी वह सीधा लिखा आता है। तब हमें क्या करना? देखिए, तब हमें पता होना चाहिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए 22.5, मैंने क्या कहा कि 1 से लेकर के 5वीं स्थिति तक, यहाँ तक हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे और उल्टे बनेंगे। तुम्हारा आंसर अब भी वही रहेगा, क्योंकि वास्तविक है और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे? यहीं पे बनेगा। इसमें क्या? आभासी और सीधा। आभासी प्रतिबिंब एक ही पोजीशन में बनता है जब वस्तु P व F के बीच में, अवतल दर्पण के केस में। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। अब हमें देखना कि हमें क्या देखना है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे है। F कहाँ पे होगा? हमारा 20 सेंटीमीटर दूरी पे। तो C कितने पे होगा? 40 पे।
और वस्तु कहाँ पे रखी गई है, 40 पर ही रखी गई है, यानी वस्तु की स्थिति कहाँ पे, सी पर, किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, थर्ड पोजीशन पे ही, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी वस्तु का वह क्या होगा, 40 सेंटीमीटर दूरी होगा। अब यानी हमारे पास जब आंसर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या 40 सेंटीमीटर दूर है। ये ऑप्शन कट जाते हैं, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ हमारे पास रह जाता है। अब इनमें देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा। वास्तविक उल्टा यहाँ पे दे रखा है, आभासी व सीधा। अभी हमने डिस्कस किया कि 1 से लेकर के 5वीं पोजीशन तक प्रतिबिंब क्या बनते हैं, वास्तविक व उल्टे बनते हैं। तो यानी कि हमारा आंसर होगा थर्ड पोजीशन, यानी कि थर्ड आंसर होगा हमारा 40 सेंटीमीटर दूर वास्तविक व उल्टा। इस तरीके से हमने देखा कि हम बगैर किसी सूत्र के भी प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। यानी हमें क्वेश्चन को, अगर हम ये सोचे कि हमारे पास सूत्र नहीं याद नहीं है, तो हमें क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए, बल्कि हम इस नॉलेज को यूज करके हम जो है क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं आसानी से। अब इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब यानी सी इसका कहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर भी, सी हुआ 10 पे, एफ जो है, एफ जो वो कितने पे है, 10 सेंटीमीटर पे, सी कितने पे होगा, 20 पे होगा। वस्तु कहाँ पे है, सी व एफ के बीच में, 15 सेंटीमीटर यानी कि सी व एफ के बीच में है। अगर वस्तु सी व एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये कौन सी स्थिति है, सी व एफ के बीच में है, सी व एफ की चौथी स्थिति है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है दूसरी स्थिति पर, यानी कहाँ पर बनता है, सी से परे बनता है। तो हम क्या देखते हैं कि सी से परे, इसका अर्थ है कि अगर हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, 20 से ज़्यादा होगा। सी से परे का अर्थ भी यहाँ से मिलेगा, हमें आगे मिलेगा, यानी प्रतिबिंब जो है अगर 20 से ज़्यादा आंसर, यानी हमारा आंसर जो है 20 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन देखते हैं, ये 20 सेंटीमीटर दूर है, ये 20 के बराबर है, यहाँ 15 सेंटीमीटर दूर है, ये क्या 20 से कम है, ये 10 सेंटीमीटर दूर है, ये 20 से कम है, लेकिन ये क्या हमारा अकेला ऑप्शन ऐसा है मिल रहा है हमें जो 20 से ज़्यादा का आंसर दे रहा है। तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बगैर कैलकुलेशन का हम निकाल सकते हैं कि यह आंसर जो हमारा थर्ड होगा कि 30 सेंटीमीटर दूर वास्तविक का उल्टा। यहाँ पे अगर हमारे पास मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूर आभासी व सीधा होता तब भी हमारा आंसर क्या होना था, यही आंसर होना था, क्योंकि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक का उल्टा। 1 से लेकर के 5वीं पोजीशन तक बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब बन रहे हैं। यानी कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ये भी स्थिति ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए इस ऑप्शन में हमारे पास मैं यहाँ पे करता हूँ वास्तविक उल्टा व बड़ा, और यहाँ पे करता हूँ मैं वास्तविक उल्टा व छोटा। अब इन स्थिति में आंसर हमारा क्या होगा, देखिए। अब यहाँ से ये पता लग गया कि 20 सेंटीमीटर दूर 30 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन ये हो सकती है, ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। अब कहाँ पे वस्तु हमारी है, सी व एफ के बीच, चौथी पोजीशन पे है। 4 को डिवाइड करो 2 से, हमारे पास आंसर जो 4 है वो क्या है, बड़ा होता है 2 से, यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 30 सेंटीमीटर दूर वास्तविक उल्टा व बड़ा। तो इस तरह से भी हम जो क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल कर रहे हैं। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूर रखी है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम, एफ हमारा कहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर पे है, तो सी कहाँ पे होगा, 20 पे, लेकिन वस्तु कहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे है। तो इससे इधर जो पॉइंट हमारे पास कौन सा आता है, पी पॉइंट होता है, यानी वस्तु कहाँ पे, अब पी व एफ के बीच में। जब वस्तु पी व एफ के बीच में, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 0 पोजीशन, यानी दर्पण के पीछे। हमारे पास जो आंसर होगा दर्पण के पीछे होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दर्पण के पीछे लिखा हुआ है, और आभासी होगा साइज में। देखो 6/0 हमने क्या कहा था, 6/0 क्या होता है, परिभाषित रकम है, तो क्या होगा, आभासी होगा, और 6 बड़ा होता है तो ये क्या होगा, साइज में बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब जो यहाँ पे हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन हमारे पास होगा, दर्पण के पीछे आभासी व बड़ा। तो इस तरीके से हम बिना किसी सूत्र के जो है इन प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। अब हम ऐसा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या देखा है कि हमने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर एफ जो इसका कहाँ पे होगा, 15 सेंटीमीटर भी होगा, क्योंकि फोकस दूरी क्या 15 सेंटीमीटर है,
और सी कहाँ पे दुगना होता है, यानी कितने पे होगा 30 पे होगा। अब वस्तु कहाँ पे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच में है, सी व एफ के बीच में है। जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है दूसरी पोजीशन पे, यानी कि सी से परे। यानी हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए कौन सी होनी चाहिए 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए 30 से ज़्यादा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन में मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है 30 से ज़्यादा। ये 60 है, ये 45 30 से ज़्यादा है, ये 40 भी क्या होता है 30 से ज़्यादा, ये 50 सेंटीमीटर क्या होता है 30 से ज़्यादा होता है। अब हमारे पास समस्या आती है कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हल किया जाए। यहाँ पे हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें इस तरह के क्वेश्चन में सूत्र की आवश्यकता पड़ती है जिनमें जो हमारे पास वैल्यू हो बिल्कुल पास पास हो। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमें सूत्र से इसको हल करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में वास्तविक उल्टा, सबके अंदर ऑप्शन के अंदर क्या वास्तविक उल्टा है, यानी प्रतिबिंब जो वास्तविक उल्टा होगा। अब हमें केवल स्थिति ज्ञात करनी है कि 40 सेंटीमीटर होगी, 50 होगी, 60 होगी, 45 होगी। अब हम यूज करेंगे कि सूत्र को किस प्रकार से यूज किया जाए। देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है वो तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। और इस 1/v क्या होती है, यह होती है प्रतिबिंब की स्थिति। अगर मैं इसको इधर रखता हूँ 1/f माइनस 1/u। u हमेशा नेगेटिव होता है, तो u अगर नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और f जो होता है f अवतल दर्पण के केस में क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी, ये क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर होगा 1/v = होगा यहाँ पे fu और यहाँ पे f माइनस u। तो हमारे पास ये आता है 1/v। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है v होती है, तो v आंसर होगा हमारे पास fu/f माइनस u। यानी हम डायरेक्ट इस सूत्र को यूज करेंगे, इनको यूज नहीं करेंगे अगर हमारे पास दर्पण कैसा हो अवतल दर्पण हो। अगर केस उत्तल दर्पण का होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे, लेकिन हमारा आंसर हमारा जो क्वेश्चन है वो अवतल दर्पण का, तो ये क्या हुआ f माइनस u। तो यानी हम इस सूत्र को यूज करके हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो सूत्र है वह आता है fu/f माइनस u। केवल इसको याद रखना आपको, जो v की स्थिति होती है तो fu, f कहाँ पे, f का मतलब होता है फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। u होता है वस्तु की दूरी, u कितनी है u है 20 सेंटीमीटर। f माइनस u, f कितना हमारे पास 15 और u कितना -20 होगा। तो हमारे पास आंसर होगा हमारे पास 15 × 20 और बटे माइनस के 5 यहाँ पे। अब इस माइनस को यहाँ पे ध्यान रखना कि माइनस को भूलना नहीं है। ये आंसर होगा हमारे पास -60, यानी कि 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा 60 सेंटीमीटर दूर। इस माइनस का अर्थ होता है कि वस्तु की तरफ ही बनेगा, क्योंकि वस्तु क्या होती है माइनस पोजीशन पे होती है। तो इस माइनस का अर्थ होता है कि वस्तु की तरफ ही बनेगा, यानी इस तरफ ही बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा बल्कि वस्तु की तरफ ही बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है अगर दर्पण की तरफ बन रहा है, या हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर दूर। वस्तु कहाँ पे थी सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में कौन सी पोजीशन है चौथी पोजीशन है। चौथी पोजीशन पे प्रतिबिंब क्या बनते हैं वास्तविक और उल्टे बनते हैं। तो प्रतिबिंब जो वास्तविक और उल्टे होंगे साइज में कैसे होंगे, क्या होता है 4 2 से क्या है बड़ा, इसलिए साइज में क्या होगा बड़ा भी होगा प्रतिबिंब। इस तरीके से हमने देखा कि हम बिना सूत्र के या सूत्र के द्वारा हम प्रश्न को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन इस तरह से मिल रहे हैं कि आप सूत्र के बगैर काम नहीं चल रहा है तो आप सूत्र का यूज कीजिए, अगर बगैर सूत्र के आपका काम चल रहा है तो आप बगैर सूत्र के उसको हल कीजिए। यानी आप बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप सूत्र को यूज करने की आवश्यकता ही नहीं होती और आप बिल्कुल 5 सेकंड में उसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम उत्तल दर्पण पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे और जो गोलीय दर्पण पर आधारित कुछ प्रश्न जो आते हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए।